मेरे पड़ोसी ने शिकायत कर दी कि मेरा शेड गैरकानूनी है। उसी दिन अर्बन मैनेजमेंट वाले सीधे मेरे दरवाजे पर आ धमके। मैंने ना बहस की ना कोई ड्रामा, वहीं खड़े खड़े हटाने वाले पेपर पर साइन कर दिया। नीचे मेरा पड़ोसी हाथ बांधकर ऐसे खड़ा था जैसे कोई जंग जीत आया हो, चेहरे पर पूरी वाली घटिया स्माइल। उस रात मैंने तुरंत मजदूरों की टीम बुला ली और रातों रात पूरा शेड उखड़वा दिया। अगले दिन बारिश शुरू हो गई, पानी सीधे मेरी बाहरी दीवार से बहने लगा। शेड हट चुका था तो अब बारिश का सारा पानी सीधे नीचे वाले पड़ोसी की बालकनी में घुस रहा था। अगली सुबह कम्युनिटी डायरेक्टर लाल आंखें और बैठी हुई आवाज लेकर मेरे दरवाजे पर आया। वो लगभग हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई साहब प्लीज शेड वापस लगवा दीजिए। नीचे के 5 घरों ने मिलकर शिकायत की है, उनके घरों में तो सीलन पड़ने लगी है। मैंने आराम से सोया मिल्क का गिलास पकड़े हुए कहा, लेकिन वो तो गैरकानूनी स्ट्रक्चर है ना, दरवाजे के बाहर लगाना मना है। जिस पड़ोसी ने शिकायत की थी वो भी कॉरिडोर में खड़ा था। उसका चेहरा कड़ाही के तले से भी ज्यादा काला पड़ चुका था। जब अर्बन मैनेजमेंट वाले आए थे तब मैं बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था। 2 यूनिफॉर्म पहने स्टाफ हाथ में फाइल लिए बड़े सख्त चेहरे के साथ बोले, क्या आप मिस्टर लू झेन हैं? जी मैं ही हूँ। हमें शिकायत मिली है कि आपकी बालकनी के बाहर बना ये शेड, उन्होंने दीवार से लगे शेड की तरफ इशारा किया, ये अवैध निर्माण है और इसे हटाना पड़ेगा। फिर उसने नीचे की ओर इशारा किया। मैंने नीचे देखा, नीचे मेरा पड़ोसी झांग वेई बिल्डिंग के गेट के पास पत्थर के शेर से टिककर खड़ा था, हाथ बांधे हुए, चेहरे पर ऐसी स्माइल जैसे लॉटरी लग गई हो। उसकी बीवी भी बगल में खड़ी थी, मेरी तरफ उंगली दिखाकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने नजर हटाकर फिर अफसर की तरफ देखा, वो थोड़ा रुक गया। शायद मेरी इतनी आसानी से मान जाने वाली बात उसके गले नहीं उतर रही थी। जो लंबा चौड़ा भाषण और नियम कानून समझाने की तैयारी करके आया था, सब अंदर ही अटक गया। वो हैरानी से बोला, क्या कहा आपने? मैंने शांत होकर कहा, ठीक है मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। कागज कहाँ है? मैं साइन कर देता हूँ। उसके पीछे खड़े जवान अफसर भी एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बहुत ऐसे लोग देखे थे जो गैरकानूनी निर्माण हटाने पर रोते चिल्लाते, ड्रामा करते, जमीन पर लौट जाते थे। मैं पहला इंसान था जो इतनी जल्दी मान गया। मुख्य अफसर तुरंत संभला, उसने फाइल से नोटिस निकाला और नियम के हिसाब से पढ़ना शुरू किया। आपको 3 दिन का समय दिया जाता है कि आप इसे खुद हटाएं। अगर समय पर नहीं हटाया गया तो विभाग जबरदस्ती हटाने की कार्रवाई करेगा। मैंने पेन लिया, नीचे अपना नाम साइन किया और बोला, 3 दिन क्यों, आज रात ही हटवा दूंगा। आप लोगों का धन्यवाद। इतना कहकर मैं वापस बालकनी में गया और अपने ऑर्किड पौधों को पानी देने लगा। नीचे से झांग वेई चिल्लाया, लू झेन सुना ना तुमने, गैरकानूनी निर्माण हटाओ जल्दी, पब्लिक रिसोर्स मत घेरो। इतना शोर मचा रहा था कि पार्क में टहल रहे बुजुर्ग भी रुककर देखने लगे। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पौधों को पानी देने के बाद मैंने फोन निकाला और रेजिडेंस ग्रुप में सेव एक कॉन्टेक्ट खोला, ईमानदार डेकोरेशन। मैंने नंबर डायल किया, हेलो क्या ये मास्टर झो हैं? मैं बिल्डिंग 7 फ्लैट 601 से लू चेन बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर लू, हेलो बताइए क्या काम है? मेरी बालकनी में एक शेड लगा है, उसे आज रात हटवाना है। आदमी भेज सकते हैं? पैसों की टेंशन मत लेना, ज्यादा दूंगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आज रात ही मजदूर खाली हैं, एकदम साफ सुथरा काम करेंगे। फोन रखने के बाद मैं किचन में डिनर बनाने चला गया। झांग वेई की फैमिली को यहाँ आए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन जब से वो नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए थे पूरी बिल्डिंग का जीना हराम कर रखा था। ऊपर से कदमों की आवाज आ रही है, कॉरिडोर में किसी ने सामान रख दिया, बाहर आवारा बिल्लियां म्याऊ कर रही हैं, हर चीज से दिक्कत। उसकी बीवी ने तो अपनी बालकनी को पूरा सनरूम बना दिया था। 2 दिन पहले उसने रेजिडेंस ग्रुप में मैसेज किया कि मेरे शेड से टपकता पानी उसके फूलों पर गिर रहा है। तुरंत झांग वेई भी ग्रुप में कूद पड़ा, इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। मैंने जवाब दिया, भाई शेड का काम ही बारिश रोकना और पानी बहाना है, बारिश का पानी टपकेगा ही, ये कोई सुपर पावर नहीं, फिजिक्स है। ग्रुप में शायद उसकी थोड़ी बेइज्जती हो गई थी, इसलिए उसके बाद वो चुप हो गया। मुझे लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो सीधा अर्बन मैनेजमेंट तक पहुंच जाएगा। ये शेड हमने घर लेने के पहले साल में लगवाया था। हमारी बिल्डिंग के फ्लैट डिजाइन में थोड़ा प्रॉब्लम था, बालकनी की बाहरी दीवारों में सही वाटरप्रूफिंग नहीं थी, बारिश होने पर पानी दीवारों से बहता रहता था। धीरे धीरे नीचे वाली बालकनियों की छत और बाहरी दीवारें गंदी और सीलन भरी हो जाती थी, इसलिए पूरी बिल्डिंग के लगभग हर घर ने ऐसे ट्रांसपेरेंट शेड लगवा रखे थे। रोशनी भी नहीं रुकती थी और बारिश का पानी सही दिशा में बह जाता था। 10 साल से सब ठीक चल रहा था। फिर झांग वेई आ गया।
उस शाम ठीक 7 बजे मास्टर झो 2 मजदूरों के साथ आ पहुँचे। कुछ ही देर में ड्रिल मशीन और कटिंग की आवाजें पूरे फ्लोर में गूंजने लगीं। शायद झांग वेई ने आवाज सुन ली थी। वो तुरंत नीचे आकर खड़ा हो गया और काम देखने लगा। पत्थर वाले शेड से टिककर उसने सिगरेट जलाई और मजदूरों को कटे हुए शेड के टुकड़े नीचे ले जाते देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान हर मिनट चौड़ी होती जा रही थी। रात 10 बजे तक पूरा शेड हट चुका था। दीवार में लगे स्क्रू तक साफ साफ निकाल दिए गए थे। मैंने खुशी खुशी पैसे दिए, ऊपर से मजदूरों को लाल लिफाफे भी थमा दिए। मास्टर जो हंसते हुए बोले, मिस्टर लू, आपका शेड तो बड़े बढ़िया मटेरियल का था, ऐसे हटाना सच में बड़ा अफसोस है। फिर कंधे उचकाकर बोले, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को हर चीज आंखों में चुभती है। मजदूरों को विदा करने के बाद मैंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। बाहर आसमान काला पड़ चुका था। लग रहा था जैसे जोरदार बारिश आने वाली हो। अगली सुबह बारिश की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने पर्दे हटाए। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें शीशे पर टकराकर पानी की धार बनाती हुई नीचे बह रही थीं। मैं बालकनी में गया। अब वहाँ शेड नहीं था। बारिश बिना किसी रुकावट के सीधे छठी मंजिल की बाहरी दीवार पर पड़ रही थी। पानी की मोटी धार दीवार से फिसलती हुई ऐसे नीचे गिर रही थी जैसे कोई छोटा सा झरना बन गया हो, और वो पूरा पानी सीधा 5वीं मंजिल की बालकनी पर टूट रहा था। अब झांग वेई की बालकनी ऊपर से आने वाला सारा पानी झेल रही थी। उसने बड़े शौक से जो सनरूम बनवाया था वो अब बारिश में पूरा धुल रहा था। मैंने कॉफी उठाई, बालकनी के दरवाजे से टिककर चुपचाप नजारा देखने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? झांग वेई, जल्दी आओ, बालकनी में पानी भर गया। धत्त तेरे की, ऊपर से तो झरने की तरह पानी गिर रहा है। नीचे से झांग वेई की गरजती आवाज आई, लू चेन, ये सब तुमने किया है ना? मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। आराम से कॉफी खत्म की, अंदर गया, कपड़े बदले और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने झांग वेई रास्ता रोककर खड़ा था। उसकी बीवी पीछे से मेरे दरवाजे की फोटो खींच रही थी। जानबूझकर किया ना तुमने? मैंने शांत होकर कहा। मिस्टर झांग, बात करनी है तो ठीक से करो, हाथ पैर चलाने का मत सोचो। वो दांत भींचकर बोला, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने जानबूझकर मेरी बालकनी में पानी भरवाया? मैंने कंधे उचकाए। तुमने मेरे शेड को गैरकानूनी बताकर रिपोर्ट किया। अर्बन मैनेजमेंट ने हटाने को कहा। मैंने कानून माना और रातों रात हटवा दिया। अब बारिश हो रही है, पानी नीचे बहता है, ये तो नेचुरल फिजिक्स है। तो अब तुम मुझसे लड़ने आए हो? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बैंगनी लाल हो गया। तुम्हें पता था ऐसा होगा? तुमने जानबूझकर किया? मैंने हंसते हुए कहा, मुझे बस इतना पता था कि मैं अपना गैरकानूनी स्ट्रक्चर हटा रहा हूँ। उससे तुम्हें क्या दिक्कत? उसकी बीवी चीखी, मेरे फूल, मेरे सारे इम्पोर्टेड गुलाब खराब हो गए। लूचेन, तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। मैंने सीधा पूछा, किस बात का हर्जाना? कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारे फूल तोड़े? पानी नीचे बहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है। जाओ न्यूटन से केस करो। उसका चेहरा और तमतमा गया। बहाने मत बनाओ। मैंने बैग उठाया। पहले तुमने मेरी शिकायत की थी, मैं तो बस कानून फॉलो कर रहा हूँ। अब हटो, मुझे ऑफिस जाना है। झांग वेई तुरंत सामने फैलकर खड़ा हो गया। नहीं, जब तक ये मामला साफ नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरी आजादी रोक रहे हो। अभी पुलिस बुला सकता हूँ। मैंने फोन निकाला और उसकी तरफ स्क्रीन घुमा दी। 110 डायल स्क्रीन चमकते ही झांग वेई एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी बीवी तुरंत आगे आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। हाँ, पुलिस बुलाओ, बुलाओ अभी, पुलिस ही फैसला करेगी। क्या ऐसे लोग पड़ोसियों को परेशान करते हैं? तभी सामने वाले फ्लैट की आंटी ली ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। मेरे दरवाजे पर तमाशा देखकर वो एक पल को रुक गईं। झांग वेई की बीवी ऐसे भागी जैसे उसे भगवान मिल गए हों। वो रोने वाली एक्टिंग करते हुए बोली, अरे बहन जी, आप ही इंसाफ कीजिए। इन्होंने अपना शेड हटवा दिया, अब सारा बारिश का पानी हमारे घर में घुस रहा है। मेरे फूल मर रहे हैं और इन्हें जरा फर्क नहीं पड़ रहा। ये साफ साफ बदला ले रहे हैं। आंटी ली ने दोनों को देखा, फिर बोली, लेकिन झांग परिवार, वो शेड तो बारिश रोकने के लिए ही लगा था ना? तुम लोग ही तो रिपोर्ट करने पर अड़े हुए थे। अब हट गया है तो पानी नीचे ही आएगा। और कहाँ जाएगा? आसमान में उड़ जाएगा क्या? झांग वेई पूरी तरह चुप हो गया। मैं उनके पास से निकलकर लिफ्ट का बटन दबाने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो झांग वेई मेरी तरफ उंगली दिखाकर अपनी बीवी से कुछ बोल रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और जलन थी। मुझे पता था मामला यहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आगे जो होगा वो इतना जल्दी और इतने अजीब तरीके से होगा। उस दिन बारिश बिना रुके पूरे दिन बरसती रही। जब मैं ऑफिस से वापस अपनी सोसाइटी पहुंचा तो बिल्डिंग के नीचे भीड़ जमा थी। कम्युनिटी के डायरेक्टर वांग भी वहां खड़े नोट्स लिख रहे थे। झांग वेई और उसकी बीवी भीड़ के बीचों बीच खड़े ऊपर की तरफ उंगली दिखा दिखा कर जोश में बोले जा रहे थे, डायरेक्टर वांग, आप खुद देखिए, बारिश का पानी झरने की तरह मेरे घर में घुस रहा है। सिर्फ चौथी मंजिल नहीं,
तीसरी और दूसरी मंजिल भी बर्बाद हो रही हैं। डायरेक्टर वांग ने ऊपर देखा और माथा सिकोड़ लिया। छठी मंजिल की दीवार से पानी की मोटी धार नीचे गिर रही थी। सबसे पहले वो पांचवी मंजिल की बालकनी पर टकराती, फिर चारों तरफ छपाक से फैल जाती। कुछ पानी नीचे बह जाता और कुछ हवा के साथ उड़कर चौथी और तीसरी मंजिल की दीवारों और खिड़कियों पर चिपक रहा था। नीचे वाले पड़ोसी, जिनके घर पूरी तरह गीले हो चुके थे, भी बोलने लगे, हमारी खिड़कियां पूरे दिन सूखी ही नहीं, दीवारें पूरी भीग गई हैं। ऐसे चलता रहा तो सीलन और फफूंदी लग जाएगी। भीड़ अपने आप मेरे लिए रास्ता छोड़ने लगी। जैसे ही झांग वेई ने मुझे देखा, वो तुरंत मेरी तरफ दौड़ा। लू झेन, देख लिया तुमने क्या किया है? डायरेक्टर वांग ने तुरंत बीच में आकर कहा। मिस्टर झांग, शांत हो जाइए। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, मिस्टर लू, ये मामला अब बाकी पड़ोसियों को भी प्रभावित कर रहा है। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। डायरेक्टर वांग, पहली बात, मेरे शेड को गैरकानूनी बताकर रिपोर्ट खुद झांग वेई ने की थी और मैंने अर्बन मैनेजमेंट के आदेश का पूरा पालन करते हुए उसे हटवा दिया। पूरा प्रोसेस कानूनी और नियमों के हिसाब से हुआ। दूसरी बात, बारिश का पानी दीवार से नीचे बह रहा है क्योंकि बिल्डिंग की डिजाइन में समस्या है। ये डेवलपर की गलती है, मेरी नहीं। तीसरी बात, बाकी पड़ोसियों की परेशानी मुझे समझ आती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती। मेरी 3 बातें खत्म। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। झांग वेई मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल पाया, क्योंकि मेरी हर बात सच थी। डायरेक्टर वांग ने लंबी सांस छोड़ी। देखिए, बात तो आपकी सही है, लेकिन पड़ोसियों के बीच थोड़ा सहयोग भी होना चाहिए ना। अब जब समस्या आ गई है, तो उसका हल निकालना पड़ेगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल हल निकालना चाहिए। जिन जिन घरों को नुकसान हो रहा है, सबको मिलकर डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। उन्हें बिल्डिंग की बाहरी दीवार की सही वाटरप्रूफिंग करवानी चाहिए। यही असली समाधान है। जाइए बड़े बड़े डेवलपर्स से लड़िए। मेरी बात सुनते ही जो पड़ोसी अभी तक गुस्से में थे, उनका जोश आधा बैठ गया। सब जानते थे कि डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जिम्मेदारी टालने में पीएचडी किए बैठे हैं। उनके पीछे भागते भागते महीनों निकल जाते, तब तक घरों की हालत और खराब हो जाती। डायरेक्टर वांग ने नरम पड़ते हुए कहा, शाओलू, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। पहले फिलहाल की समस्या तो संभालते हैं। क्या शेड वापस नहीं लगाया जा सकता? मैंने सीधा जवाब दिया। उस गैरकानूनी निर्माण की शिकायत खुद मिस्टर झांग वेई ने की थी और अर्बन मैनेजमेंट का डिमोलिशन नोटिस अभी भी मेरे पास है। डायरेक्टर वांग, आप कम्युनिटी के अधिकारी हैं, क्या आप मुझसे कानून तोड़ने को कह रहे हैं? डायरेक्टर वांग पूरी तरह चुप हो गए। मैंने आगे कहा, अभी थोड़ी देर पहले तक वो गैरकानूनी स्ट्रक्चर था, अब अचानक उसे वापस लगाने बोल रहे हैं? ये कैसा मजाक चल रहा है? झांग वेई का चेहरा लाल से सफेद और सफेद से लाल हो रहा था। आसपास खड़े लोग भी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे बड़ा मजेदार सीन है। जिसने खुद रास्ता बंद करवाया, अब वही रास्ता खोलने की भीख मांग रहा है। झांग वेई दांत पीसते हुए बोला। लेकिन मैंने बीच में ही काट दिया, कोई लेकिन नहीं। या तो आप लोग अर्बन मैनेजमेंट विभाग से आधिकारिक कागज लेकर आइए, जिसमें साफ लिखा हो कि ये शेड गैरकानूनी नहीं है और मुझे दोबारा लगाने की अनुमति है। जैसे ही सरकारी डॉक्यूमेंट मिलेगा, मैं बिना एक सेकंड सोचे शेड वापस लगवा दूंगा। भीड़ एकदम शांत हो गई। सबको पता था, अर्बन मैनेजमेंट से उनकी अपनी ही कार्रवाई पलटवाना डेवलपर से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। भीड़ को चुप देखकर मैंने कुछ और नहीं कहा और सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे से झांग वेई की दबाई हुई गुस्से भरी चीखें और पड़ोसियों की नई शिकायतें सुनाई दे रही थीं। उस रात बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर एक संयुक्त शिकायत पत्र चिपकाया गया। उसकी अगुवाई झांग वेई कर रहा था और दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल के 5 घरों ने उस पर साइन किए थे। शिकायत पत्र में बड़े दुखी अंदाज में लिखा था कि 601 के मालिक लू चेन द्वारा शेड हटाने की वजह से नीचे के कई घरों में पानी भर गया है, दीवारों में सीलन आ गई है और आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसलिए कम्युनिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तुरंत लू चेन को पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दें। झांग वेई ने खुद जो आग लगाई थी, आखिरकार उसी में खुद भी जल गया और दूसरों को भी जला दिया। और मैं तो बस एक कानून मानने वाला सभ्य नागरिक था। ये ड्रामा अब सच में मजेदार होता जा रहा था। संयुक्त शिकायत पत्र वाली घटना पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई, जैसे किसी शांत तालाब में बड़ा पत्थर फेंक दिया गया हो। कुछ ही देर में किसी ने उस पत्र की फोटो खींचकर ओनर्स ग्रुप में डाल दी और फिर पूरा ग्रुप फट पड़ा। हाँ, खुद रिपोर्ट किया, अब खुद ही वापस लगवाने की मांग कर रहे हैं। ये कौन सा 4D चेस चल रहा है भाई? झांग वेई ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, जेसीबी मार ली। नीचे वाले घरों पर तरस आ रहा है। बेचारे झांग वेई जैसे स्वर टीममेट की वजह से फंस गए। एक और मैसेज आया, सच बोलूं तो लू चेन ने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अवैध निर्माण की शिकायत की,
उसने नियम मानकर हटा दिया। अब दिक्कत हुई तो उसकी गलती कैसे? मैं तो लू झेन को सपोर्ट करता हूँ। ऐसे ही पड़ोसियों से निपटना चाहिए जिनमें जरा भी पब्लिक सेंस नहीं होता। पूरा ग्रुप लगभग मेरे पक्ष में था। झांग वेई और उसकी बीवी भी ग्रुप में सफाई देने लगे। हम तो बस सोसाइटी के नियम बनाए रखना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। रिपोर्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। बच्चे नहीं हो तुम लोग, अपने काम की जिम्मेदारी लो। अब मासूम बनने का ड्रामा मत करो, सब देख रहे हैं। एक और मैसेज आया, सिर्फ इसलिए इतना तमाशा किया क्योंकि शेड से पानी टपककर तुम्हारे फूलों पर गिर गया था। इतने सेल्फिश और खुद को ही सही समझने वाले लोग मैंने कम देखे हैं। कई राउंड की बहस के बाद झांग वेई और उसकी बीवी पूरी तरह बेइज्जत हो चुके थे। आखिरकार दोनों ने ग्रुप में बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि अब तो असली तूफान शुरू हो रहा था। अगली सुबह प्रॉपर्टी मैनेजर ने खुद मुझे फोन किया। हेलो मिस्टर लू, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से शाओ लियू बोल रहा हूँ। जी मैनेजर लियू बोलिए। वो शेड वाली समस्या के बारे में हमें पता चल गया है। नीचे वाले कई निवासी बहुत गुस्से में हैं। हम प्रॉपर्टी वालों की हालत बीच में फंसे सैंडविच जैसी हो गई है। तो क्या आप फिलहाल के लिए शेड वापस लगवा सकते हैं? पहले सबका गुस्सा शांत हो जाए, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। मैं हल्का सा हंसा। मैनेजर लियू, मैंने कल ही डायरेक्टर वांग को साफ बता दिया था। अर्बन मैनेजमेंट ने उस शेड को गैरकानूनी घोषित किया है। तो क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चाहती है कि मैं खुलेआम कानून तोड़ूं? क्या उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, या फिर आप लोग मुझे लिखित में देंगे कि शेड लगाना पूरी तरह सही है और आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी? अगर ऐसा कोई कागज दे देते हैं तो मैं अभी शेड लगवा दूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर मैनेजर लियू मजबूरी वाले सुर में बोला, मिस्टर लू, आप भी ना हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। हम सब एक ही नाव में हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, तो क्या कानून मानना गलत है, या अब नियम सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं? मैनेजर लियू पूरी तरह चुप हो गया। मैंने आगे कहा, असल समस्या बिल्डिंग की डिजाइन में है। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सबसे सही तरीका ये है कि मेंटेनेंस फंड चालू किया जाए और पूरी बिल्डिंग की बाहरी दीवारों की वाटरप्रूफिंग करवाई जाए। अगर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ये काम शुरू करवाए तो पूरा मोहल्ला आपका धन्यवाद करेगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेंटेनेंस फंड एक्टिव करवाना आसान काम नहीं था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट खुद इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी, बस जिम्मेदारी इधर उधर धकेल रही थी। दोपहर तक भी बारिश रुकी नहीं। मैं ऑफिस से जल्दी निकलकर घर लौट आया। जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, सामने ऐसा नजारा था कि हंसी रोकना मुश्किल हो गया। झांग वेई की बीवी एक बड़े प्लास्टिक के टब से उनकी बालकनी का पानी बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी, और झांग वेई वो सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था, हाथ में बड़ा प्लास्टिक शीट और टेप पकड़े मेरे नीचे वाली अपनी बालकनी के ऊपर अस्थायी शेड बनाने की कोशिश कर रहा था। बारिश लगातार उस पर बरस रही थी। वो सिर से पैर तक भीग चुका था। सीढ़ी हिल रही थी, गीली दीवार पर टेप चिपक ही नहीं रही थी, और हवा इतनी तेज थी कि प्लास्टिक शीट उड़कर सीधे उसके चेहरे पर चिपक गई। पूरा सीन इतना बेइज्जती वाला था कि नीचे खड़े लोग हंसी रोक रोक कर मर रहे थे। कई पड़ोसी नीचे खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई उंगली दिखा रहा था, कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, इससे क्या होगा, ये तो बस ऊपर ऊपर का इलाज है, असल बीमारी तो वहीं की वहीं है। खुद ही मुसीबत मोल ली है। अगर पहले पता होता तो रिपोर्ट ही ना करता। झांग वेई का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो नीचे वालों पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो, बहुत मजेदार लग रहा है क्या? मैं बिना रुके सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, एक तेज सीलन भरी बदबू नाक में घुस गई। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और बालकनी की तरफ गया। वो बदबू नीचे से ऊपर आ रही थी। लगातार बारिश और पानी भरने की वजह से नीचे के घरों में अब सड़न और फफूंदी शुरू हो चुकी थी। इस पुरानी बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम साफ तौर पर इतने लंबे समय तक चलने वाले आर्टिफिशियल झरने को संभालने लायक नहीं था। मैं खिड़की के बाहर लगातार गिरती बारिश को देखता रहा। मुझे पता था इस पूरे तमाशे का क्लाइमेक्स अब बस आने ही वाला है। जिस इंसान ने मेरी शिकायत की थी, अब वही जल्द मेरे पास हाथ जोड़कर आने वाला था। 3 दिन बाद जाकर बारिश आखिर रुकी, लेकिन लगातार 2 दिनों तक भीगने का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। उस सुबह मैं मॉर्निंग रन के लिए घर से निकलने ही वाला था कि दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर रुक गया। कम्युनिटी डायरेक्टर वांग मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, जैसे कई रातों से ठीक से सोए ही ना हो। उनके पीछे नीचे वाले 5 घरों के लोग खड़े थे, और उनमें झांग वेई भी था। सबकी हालत खराब लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा बदहाल झांग वेई दिख रहा था। 2 दिन पहले वाला उसका घमंडी चेहरा पूरी तरह गायब था। अब वो सिर झुकाए खड़ा था, चेहरा कड़ाही के तले से भी ज्यादा काला। आंखें इधर उधर घूम रही थीं,
लेकिन मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने दरवाजे से टिक कर पूछा, डायरेक्टर वांग ये सब? मुझे देखते ही डायरेक्टर वांग ऐसे लगे जैसे डूबते को तिनका मिल गया हो। उनकी आवाज बैठ चुकी थी। शाओलू प्लीज, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? डायरेक्टर वांग लगभग रोने वाले अंदाज में बोले, 5वीं मंजिल वाले शाओतांग के घर की बालकनी पूरी फफूंदी से भर गई है। दीवारों का पेंट उखड़ रहा है, लकड़ी का फर्श पानी से फूलकर टेढ़ा हो गया है। तीसरी और चौथी मंजिल की हालत भी बहुत खराब है। दीवारों की दरारों से पानी बेडरूम तक घुस गया। उनका नया गद्दा भी खराब हो गया। जैसे जैसे वो बोल रहे थे, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पीछे खड़े लोगों की तरफ इशारा किया। ये लोग पूरी रात कम्युनिटी ऑफिस में हंगामा करते रहे। मैंने पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोया, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। उल्टा मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। मेरी नजर डायरेक्टर वांग को पार करके सीधे झांग वेई पर जाकर रुकी। उसे शायद मेरा देखना महसूस हो गया। उसने तुरंत सिर और नीचे कर लिया। लग रहा था जैसे जमीन में घुस जाना चाहता हो। मैंने बाहर जाने से पहले बनाया हुआ सोया मिल्क उठाया और आराम से एक घूंट लिया। मेरी शांति और डायरेक्टर वांग की घबराहट का फर्क साफ दिख रहा था। डायरेक्टर वांग लगभग विनती करते हुए बोले, शाओलू प्लीज, क्या शेड वापस लगाया जा सकता है? पहले पानी गिरना तो रुके। मैंने सोया मिल्क नीचे रखा, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, डायरेक्टर वांग वो एक गैरकानूनी स्ट्रक्चर है, उसे कैसे लगाया जा सकता है? ये 6 शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने उन पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। उनके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। लेकिन ये स्पेशल केस है। मैंने तुरंत बीच में काटा, चाहे कितना भी स्पेशल केस हो, कानून तो नहीं तोड़ा जा सकता ना? मैंने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा, आप कम्युनिटी के अधिकारी हैं, आपको तो सबसे ज्यादा कानून समझना चाहिए। डायरेक्टर वांग पूरी तरह कोने में फंस चुके थे। उसी समय अब तक चुप खड़ा झांग वेई धीरे धीरे आगे आया। वो मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। लग रहा था जैसे जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने आया हो। फिर उसने धीरे से कहा, भाई लू। मैंने भौं उठाई। जिस आदमी ने कल तक मेरा नाम तक गुस्से में लिया था, आज वो मुझे भाई बुला रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, गलती मेरी थी, मैं स्वार्थी था, मैं हरामी था, मुझे आपकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर झांग वेई ने मेरे सामने गहरी झुककर माफी मांगी। उसकी बीवी भी पीछे से धीमी आवाज में बोली, सॉरी। ये नजारा देखकर आसपास खड़े सारे लोग चुप हो गए। झांग वेई लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई लू, दिल बड़ा रखो, मेरी गलती को दिल पर मत लो। मेरी हालत देखो, सब बर्बाद हो गया। मेरे सारे फूल पौधे खत्म हो गए, फर्श भी खराब हो गया। प्लीज थोड़ा रहम करो, शेड वापस लगवा दो। जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, डबल पैसे दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, ये पैसों की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। तुमने मुझे कानून मानने वाला नागरिक बनाया, अब मैं बस अपने सिद्धांतों पर चल रहा हूँ। मेरी बातें चाकू की तरह सीधा उसके दिल में उतर रही थीं। उसके चेहरे का आखिरी रंग भी गायब हो गया। उसे समझ आ चुका था, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं सिर्फ चाहता था कि वो अपने किए की कीमत चुकाए, और वो भी चुपचाप, जैसे कड़वी दवाई निगलनी पड़ती है। लेकिन झांग वेई की ये सार्वजनिक माफी इस ड्रामे का अंत नहीं बनी, बल्कि अब मामला मेरे और झांग वेई से हटकर मेरे और नीचे वाले बाकी पड़ोसियों के बीच पहुंच गया। डायरेक्टर वांग ने देखा कि मैं टस से मस नहीं हो रहा। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। पीछे खड़े कुछ पड़ोसी भी आखिर फट पड़े। एक आदमी बोला, मिस्टर लू, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। अब नुकसान हम सबका हो रहा है। आपका 5वीं मंजिल वालों से झगड़ा है, तो उसका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं? दूसरा भी बोल पड़ा, हाँ, हमने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा, जब झांग वेई रेजिडेंस ग्रुप में मुझे रिपोर्ट करने की धमकी दे रहा था, तब आप में से एक भी इंसान मेरे पक्ष में नहीं बोला था। अब आग आपके घर पहुंची है तो दर्द महसूस होने लगा। हम सब इसी बिल्डिंग में रहते हैं, सबको पता है कि ये शेड किस लिए लगाए जाते हैं। आप सब सच अच्छी तरह जानते थे। अब तमाशा आपके घर पहुंचा तो परेशानी हो रही है। ये सुनकर माहौल और भारी हो गया। डायरेक्टर वांग तुरंत बीच में आए। शाओलू, गुस्सा मत करो, सब लोग परेशान हैं, ऐसा करते हैं, हमारी कम्युनिटी आगे से जिम्मेदारी लेती है। आप पहले शेड वापस लगवा दीजिए। अगर अर्बन मैनेजमेंट पूछेगा तो हम कह देंगे कि ये कम्युनिटी की तरफ से इमरजेंसी व्यवस्था थी, ठीक है ना? ये सुनकर मुझे हल्की हंसी आई। उन्होंने मुझे एक रास्ता देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पीछे क्यों हटता? नाटक अभी आधा ही हुआ था। मैंने शांत आवाज में कहा, डायरेक्टर वांग, आपकी भावना की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन डिमोलिशन नोटिस सफेद कागज पर काले अक्षरों में लिखा हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग अर्बन मैनेजमेंट के सिस्टम में भी होगी। आपकी कम्युनिटी क्या बहाना देगी?
कि अचानक बहुत तेज बारिश हो गई थी, और जब अर्बन मैनेजमेंट मुझसे पूछताछ करेगा तो मैं क्या कहूँ कि मैंने खुद दोबारा लगाया या कम्युनिटी ने मजबूर किया। मैंने एक एक शब्द दबाव डालते हुए कहा, अगर इसे दूसरी बार अवैध निर्माण माना गया तो उसका जुर्माना कौन भरेगा, मैं या कम्युनिटी? मेरे सवालों की बौछार ने डायरेक्टर वांग को फिर चुप करा दिया। उन्हें पता था कि ये मामला अब उनके हाथ से बाहर जा चुका है। कम्युनिटी के पास ना कोई असली अधिकार था, न किसी दूसरे सरकारी विभाग का फैसला बदलने की ताकत। तभी तीसरी मंजिल वाली महिला अचानक फट पड़ी। उसने उंगली दिखाकर चिल्लाया, ये नहीं, वो नहीं, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तब खुश होगे जब हमारे घर पूरी तरह फफूंदी से भर जाएंगे? तुम कितने जहरीले इंसान हो। मैंने तुरंत ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। जुबान संभालकर, शुरू से लेकर अब तक मैंने एक भी गलत काम नहीं किया है। मैंने नियमों का पालन करते हुए उस तथाकथित गैरकानूनी निर्माण को हटाया। अब बिल्डिंग की डिजाइन की खराबी की वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है और उसका पूरा दोष एक कानून मानने वाले इंसान पर डाल रहे हो। असल में जहरीला कौन है यहाँ? मेरी तेज आवाज सुनकर वो महिला तुरंत चुप हो गई। दूसरी मंजिल वाला आदमी जो अब तक पीछे खड़ा बड़बड़ा रहा था, चश्मा ठीक करते हुए बोला, मिस्टर लू, चलिए तर्क से बात करते हैं। डेवलपर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है और आप शेड दोबारा लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या कोई तीसरा रास्ता है? मैंने पहली बार उसे थोड़ी तारीफ वाली नजर से देखा। आखिर किसी ने दिमाग लगाकर बात की थी। सभी की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत आसान है। आप सब प्रभावित निवासी अपने अपने नाम से मिलकर अर्बन मैनेजमेंट विभाग को संयुक्त आवेदन दीजिए। उस आवेदन में साफ लिखिए कि बिल्डिंग नंबर 7 की डिजाइन में समस्या है और सीधे गिरते बारिश के पानी की वजह से कई घरों की संपत्ति को नुकसान हो रहा है। स्थिति बहुत गंभीर और तुरंत समाधान वाली है। इसलिए आप लोग 601 के निवासी लू चेन की बालकनी पर अस्थायी रूप से शेड दोबारा लगाने की अनुमति चाहते हैं। और ये भी लिखिए कि जैसे ही डेवलपर या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पूरी तरह दीवारों की वाटरप्रूफिंग ठीक करवा दे, उसके बाद शेड हटाने के आदेश का पालन किया जाएगा। मेरी बात खत्म होते ही पूरा माहौल शांत हो गया। सब लोग जैसे पत्थर बन गए थे, क्योंकि इसका मतलब साफ था, उन्हें खुद अर्बन मैनेजमेंट के पास जाकर मानना पड़ेगा कि पहली शिकायत गलत थी और अब वही लोग सरकार से अपनी गलती सुधारने की भीख मांगेंगे। झांग वेई का चेहरा अब काला नहीं, लगभग राख जैसा हो चुका था। ये प्लान उसके लिए आग पर बार बार भूने जाने जैसा था। पहले उसने अर्बन मैनेजमेंट से शिकायत करवाई, अब उसी विभाग के सामने हाथ जोड़ने जाना था। पूरी बेइज्जती का कॉम्बो पैक। किसी ने धीरे से पूछा, क्या ये काम करेगा? मैंने कंधे उचकाए। कोशिश करोगे तभी पता चलेगा। अभी यही एक रास्ता है, बाकी तुम लोग खुद डिस्कस करो। इतना कहकर मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सारी समस्या बाहर खड़े लोगों के लिए छोड़ दी। मुझे पता था उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हर सेकंड नुकसान बढ़ रहा था और मुझे बस आराम से चाय बनानी थी और नतीजे का इंतजार करना था। उसी सुबह कुछ देर बाद डायरेक्टर वांग फिर मेरे दरवाजे पर आए। इस बार उनके हाथ में एक नया तैयार किया हुआ स्पष्टीकरण पत्र और अस्थायी पुनर्स्थापना आवेदन था। उस आवेदन में बिल्डिंग की डिजाइन की खराबियां, बारिश के पानी का उल्टा बहाव और नीचे वाले 5 घरों के नुकसान का पूरा विवरण लिखा था। हर घर की खराब हालत वाली बालकनी की फोटो भी साथ लगी थी। अंत में 5 मालिकों के हस्ताक्षर और लाल अंगूठे के निशान थे। सबसे ऊपर सबसे बड़ा नाम, झांग वेई। मैंने आवेदन हाथ में लेकर आराम से पढ़ा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा लिखा है, बहुत ईमानदार और भावुक टोन है। पूरा मामला बिल्डिंग की डिजाइन की गलती पर डाल दिया और शेड लगाने को इमरजेंसी सेल्फ रेस्क्यू उपाय बना दिया। मैंने कागज नीचे किया, ठीक है, लेकिन ये आवेदन अर्बन मैनेजमेंट विभाग में खुद जाकर जमा करना होगा। और खासकर मैंने जानबूझकर झांग वेई की तरफ देखा। मिस्टर झांग वेई को खुद जाना चाहिए। डायरेक्टर वांग तुरंत बोले, हम जाएंगे। मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल, जिसने समस्या पैदा की है वही उसे सुलझाएगा। जिसने रिपोर्ट की थी वही आवेदन भी देगा। तभी आपकी ईमानदारी दिखेगी और अर्बन मैनेजमेंट वाले भी पूरी कहानी समझ पाएंगे। अगर वो नहीं गया तो इस आवेदन की कोई कीमत नहीं है। झांग वेई ने दांत भींचे, सिर झुकाया और आखिरकार धीमी आवाज में बोला, ठीक है, चलेंगे, हम अभी जाकर जमा करते हैं। शाओ झांग, तुम्हें भी चलना होगा। झांग वेई सिर झुकाए ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उसकी बैटरी निकाल दी हो। वो चुपचाप डायरेक्टर वांग और बाकी लोगों के पीछे चल पड़ा। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था जब वही आदमी जिसने शिकायत की थी अब खुद अर्बन मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर गैरकानूनी शेड वापस लगाने की अर्जी देगा, तो वो सीन कितना अजीब और शर्मनाक होगा। लेकिन उसे जाना ही था। ये उसकी मूर्खता और घमंड की कीमत थी। उस दोपहर मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर लू चेन बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ।
हम अर्बन मैनेजमेंट एनफोर्समेंट टीम से बोल रहे हैं। आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग 7 के निवासियों ने शेड की अस्थायी बहाली के लिए आवेदन दिया है। हमें कुछ बातें आपसे वेरीफाई करनी है। जी पूछिए, फोन पर अधिकारी ने पूछा। पहला, क्या आपने शेड पूरी तरह अपनी मर्जी से हटाया था और पूरी तरह सहयोग किया था? जी हाँ, मैंने पूरा सहयोग किया। दूसरा, नीचे वाले निवासियों ने जो बारिश के पानी से नुकसान की बात कही है, क्या वो सच है? क्या वाकई पानी के बहाव से संपत्ति को नुकसान हो रहा है? मैंने शांत स्वर में कहा, जी ये सच है, लेकिन इस स्थिति की पूरी जानकारी कम्युनिटी के डायरेक्टर वांग और नीचे वाले निवासियों को मुझसे ज्यादा है। अधिकारी ने फिर पूछा। तीसरा, अगर हम वास्तविक स्थिति और मानवीय आधार पर तत्काल समस्या को देखते हुए शेड की अस्थायी बहाली की अनुमति देते हैं, तो क्या आप इंस्टॉलेशन में सहयोग? ने पूछा। पहला, क्या आपने शेड पूरी तरह अपनी मर्जी से हटाया था और पूरी तरह सहयोग किया था? जी हाँ, मैंने पूरा सहयोग किया। दूसरा, नीचे वाले निवासियों ने जो बारिश के पानी से नुकसान की बात कही है, क्या वो सच है? क्या वाकई पानी के बहाव से संपत्ति को नुकसान हो रहा है? मैंने शांत स्वर में कहा, जी ये सच है, लेकिन इस स्थिति की पूरी जानकारी कम्युनिटी के डायरेक्टर वांग और नीचे वाले निवासियों को मुझसे ज्यादा है। अधिकारी ने फिर पूछा। तीसरा, अगर हम वास्तविक स्थिति और मानवीय आधार पर तत्काल समस्या को देखते हुए शेड की अस्थायी बहाली की अनुमति देते हैं, तो क्या आप इंस्टॉलेशन में सहयोग करेंगे? मैंने बिना रुके जवाब दिया, बिल्कुल, मैं कानून मानने वाला नागरिक हूँ। जो भी आधिकारिक निर्णय होगा, मैं उसी के अनुसार काम करूँगा। अगर आप कहेंगे कि लगाया जा सकता है, तो मैं लगवा दूंगा। शाम को डायरेक्टर वांग का फोन आया। उनकी आवाज इस बार बेहद उत्साहित थी। शाओलू, गुड न्यूज, अर्बन मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा ये स्पेशल केस है, इसलिए स्पेशल तरीके से हैंडल करेंगे। उन्होंने शेड की अस्थायी बहाली की अनुमति दे दी है, यहाँ तक कि हमारी कम्युनिटी को आधिकारिक जवाब भी भेज दिया। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया। डायरेक्टर वांग जल्दी से बोले, तो शाओलू, आप कब शेड दोबारा लगवाना चाहेंगे? कभी भी लगवा सकते हैं, और पैसों की चिंता मत कीजिए। शाओ झांग ने पहले ही सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं, मटेरियल, मजदूरी, सबका खर्च, यहाँ तक कि आपको मुआवजा भी। उसने कहा है इस बार सबसे बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल होगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है। उसने अपनी जो इज्जत खोई है, वो किसी भी पैसे से ज्यादा संतोष देने वाली चीज है। अगली सुबह मास्टर जो फिर अपनी टीम के साथ आ पहुँचे। यही वो लोग थे जिन्होंने पिछली बार शेड हटाया था, लेकिन इस बार उनके ट्रक में बिल्कुल नए और पहले से भी ज्यादा मजबूत पॉलीकार्बोनेट शीट्स थी। मास्टर जो मुस्कुराकर बोले, मिस्टर लू, फिर से मुलाकात हो गई। इस बार तो स्टेनलेस स्टील वाले नए ब्रैकेट भी लाया हूँ। गारंटी देता हूँ, इस बार का काम पहले से भी ज्यादा बढ़िया होगा। ये मेरी तरफ से छोटा सा माफीनामा समझिए, मिस्टर लू। अगर पहले मैंने आपको नाराज किया हो तो माफ कर दीजिए। उम्मीद है इस बार सबक मिल गया होगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मास्टर जो, मेहनत आपकी है, मटेरियल सबसे बढ़िया होना चाहिए और काम एकदम टाइट स्टैंडर्ड से होना चाहिए। मास्टर जो तुरंत हंस पड़े, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कम्युनिटी और मिस्टर झांग ने खास तौर पर बोला है कि इस बार सबसे हाई क्वालिटी इस्तेमाल करनी है। ना कहीं लीकेज होगा, ना बारिश में आवाज आएगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। ड्रिल मशीन की आवाज फिर से पूरे फ्लोर में गूंजने लगी, लेकिन इस बार नीचे खड़े पड़ोसियों के चेहरे पिछले बार जैसे नहीं थे। अब वहाँ ताने मारती मुस्कान नहीं, बल्कि उम्मीद और राहत दिखाई दे रही थी। झांग वेई भी नीचे खड़ा था, लेकिन इस बार वो हाथ बांधकर अकड़ में नहीं खड़ा था। उल्टा हर 5 मिनट में मजदूरों को पानी और सिगरेट पकड़ा रहा था। चेहरे पर ऐसी चापलूस मुस्कान जैसे किसी बॉस को खुश करने आया हो। उसकी बीवी भी इधर उधर घूमकर पूछ रही थी, भैया प्यास तो नहीं लगी? थक तो नहीं गए? इतनी सेवा कर रही थी कि देखने वाले भी मुस्कुरा रहे थे। पूरी बिल्डिंग के लोग ये तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में मजाक और तिरस्कार था, लेकिन सबसे ज्यादा था वो संतोष, जब किसी चालाक इंसान को उसी के कर्मों का फल मिलता है। झांग वेई अब पूरी बिल्डिंग में मशहूर हो चुका था। रिपोर्ट करके रौब जमाने चला था और खुद पूरी सोसाइटी का जोक बन गया। दोपहर तक शेड का फ्रेम तैयार हो चुका था। मास्टर जो खास तौर पर मेरे पास आए और बोले, मिस्टर लू, इस बार हमने सपोर्ट और दीवार के बीच शॉक एब्जॉर्बिंग पैड भी लगाए हैं। अब बारिश में आपके कमरे तक आवाज नहीं आएगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, मास्टर जो। शाम 4 बजे तक नया शेड पूरी तरह लग चुका था। पहले वाले से ज्यादा चौड़ा, ज्यादा मजबूत और ज्यादा शानदार। नई ट्रांसपेरेंट शीट से होकर धूप मेरी बालकनी में चमक रही थी। पूरा माहौल एकदम साफ और चमकदार लग रहा था। मास्टर जो और मजदूरों ने सारा कंस्ट्रक्शन का कचरा भी साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर वांग और झांग वेई ऊपर निरीक्षण करने आए। डायरेक्टर वांग उत्साहित होकर बोले, वाह कितना बढ़िया बना है भाई लू, अब तो संतुष्ट है ना? मैंने शेड को देखते हुए कहा, हाँ
बहुत अच्छा है। फिर मैंने झांग वेई की तरफ देखकर धीरे से कहा, बाकी जो नुकसान हुआ है वो तुम्हारा और डेवलपर का मामला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। झांग वेई का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, लेकिन आखिर में उसने सिर झुका दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब उसमें एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एक छोटे से शेड से शुरू हुई ये लड़ाई आखिर खत्म हो गई और मैं जीता, पूरी तरह तर्क से, नियम से और सबूतों के साथ। मैंने किसी को मेरे खिलाफ एक भी मौका नहीं दिया। मैंने बस सबको ये सिखाया कि नियम और सम्मान का असली मतलब क्या होता है। सबको विदा करने के बाद मैं नए शेड के नीचे खड़ा होकर नीचे झांग वेई की बिखरी हुई बालकनी को देखता रहा। मुझे पता था आज के बाद मेरी जिंदगी काफी शांत रहने वाली है। शेड लगने के तीसरे दिन प्रॉपर्टी मैनेजर लियू का फिर फोन आया, लेकिन इस बार उसका रवैया पहले से भी ज्यादा विनम्र था, थोड़ा सा चमचागिरी वाला भी। मिस्टर लू, आप घर पर हैं? बिल्डिंग रिपेयर को लेकर नई प्रगति हुई है, मैंने आराम से पूछा। अच्छा, बताइए, मैनेजर लियू तुरंत बोला। पिछली बार आपका सुझाव बिल्कुल सही था। असल समस्या सच में बिल्डिंग की डिजाइन में ही थी। कम्युनिटी और ज्यादातर फ्लैट मालिकों से चर्चा करने के बाद हमने आधिकारिक तौर पर मेजर रिपेयर फंड शुरू करने का फैसला किया है। पूरा बिल्डिंग नंबर 7 अब पूरी तरह से वाटरप्रूफिंग और ड्रेनेज सिस्टम रेनोवेशन से गुजरेगा। ये खबर सच में मेरी उम्मीद से बाहर थी। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने इतनी जल्दी फैसला ले लिया? मैनेजर लियू तुरंत हंस पड़ा। जल्दी क्या, मजबूरी कहिए। इस पूरे मामले का असर बहुत बड़ा हो गया है। अब सिर्फ बिल्डिंग 7 वाले ही नहीं, दूसरी बिल्डिंग्स के लोग भी डरने लगे हैं। सब कह रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग भी चेक करवाई जाए। हम पर बहुत दबाव है, इसलिए सोचा एक एक करके समस्या फूटने का इंतजार करने से अच्छा है एक बार में सब ठीक कर दिया जाए। मैंने सिर हिलाया। तो अब मुझे क्या करना होगा? मैनेजर लियू बोला। नियम के मुताबिक मेजर रिपेयर फंड शुरू करने के लिए 2/3 से ज्यादा मालिकों के साइन चाहिए। कल नीचे साइनिंग कैंप लगेगा। उम्मीद है आप भी आकर सपोर्ट करेंगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी बिल्डिंग के लिए अच्छी बात है। अगले दिन जब मैं नीचे साइन करने गया तो नोटिस बोर्ड के पास भारी भीड़ लगी हुई थी। सिर्फ बिल्डिंग 7 वाले ही नहीं, दूसरी बिल्डिंग्स के लोग भी खबर सुनकर आ गए थे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और कम्युनिटी स्टाफ फॉर्म बांट रहे थे और पूरा प्लान समझा रहे थे। मैंने देखा झांग वेई और उसकी बीवी सबसे पहले आगे बढ़कर साइन कर चुके थे। मुझे देखते ही झांग वेई भीड़ चीरते हुए मेरे पास आया। भाई लू, आप आ गए। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि लगभग भक्तों वाली इज्जत थी। मैंने बिना कुछ बोले फॉर्म पर अपना नाम साइन कर दिया। आसपास खड़े पड़ोसी सहमति में सिर हिलाने लगे। उनकी आंखों में अपनापन और सम्मान साफ दिख रहा था। सामने वाली आंटी ली ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। शाओलू, इस बार तुमने सच में बहुत बड़ा काम किया है। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। दूसरे पड़ोसी भी बोल पड़े। हाँ, अगर तुम इतने मजबूती से नहीं खड़े रहते तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कभी इतनी जल्दी नहीं मानती। अब इस बिल्डिंग में अगर कोई बेवजह ड्रामा करेगा तो सबसे पहले हम ही विरोध करेंगे। मैं आधा हंस रहा था, आधा परेशान था। मैं तो बस अपनी शांति बचाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे पड़ोसियों की नजर में हीरो बन गया। बाहरी दीवारों का रेनोवेशन काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। 1 महीने बाद पूरी बिल्डिंग बिल्कुल नई जैसी दिखने लगी। डेवलपर की भेजी हुई टीम ने सिर्फ वाटरप्रूफिंग ही नहीं की, बल्कि हर बालकनी के नीचे यूनिफॉर्म एम्बेडेड ड्रेनेज चैनल भी लगा दिए। अब बिना बाहर निकले हुए बड़े शेड के भी बारिश का पानी सीधे पाइपों में चला जाता था। दीवारों से झरने की तरह पानी गिरने वाला वाटरफॉल स्पेशल इफेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया। समस्या आखिरकार जड़ से पूरी तरह हल हो गई और मेरा अस्थायी शेड अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा कर चुका था। जिस दिन शेड हटाया जाना था उस दिन डायरेक्टर वांग और मैनेजर लियू दोनों खुद आए, लेकिन इस बार फर्क ये था, अब शेड हटाने की मांग उन्होंने खुद की थी, क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं बची थी। झांग वेई भी वहाँ मौजूद था। वो चुपचाप खड़ा होकर उन मजदूरों को देख रहा था जो उसी शेड को खोल रहे थे, जिसे लगवाने के लिए उसने 2 गुने पैसे दिए थे। लेकिन उसके चेहरे पर इस बार ना अफसोस था, ना गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और गंभीर आवाज में बोला, भाई लू, धन्यवाद। हालांकि पूरा मामला मेरे लिए बहुत शर्मनाक था, लेकिन आपने मुझे और बाकी सबको एक बात सिखा दी, समस्या हल करनी हो तो सही तरीका ढूंढना पड़ता है। सच में धन्यवाद। इतना कहकर उसने फिर से झुककर मुझे प्रणाम किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी बेइज्जती नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और सम्मान था। मैंने उसे देखा और आखिरकार हल्का सा सिर हिला दिया। शायद इंसान को बदलने के लिए बस एक ऐसा सबक काफी होता है जो जिंदगी भर याद रहे। शेड हट गया, बिल्डिंग ठीक हो गई और जिंदगी भी धीरे धीरे फिर से शांत हो गई।
लेकिन उस शेड युद्ध के असर अभी भी चुपचाप पूरे बिल्डिंग में महसूस हो रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव पड़ोसियों के रिश्तों में आया। पहले इस बिल्डिंग में ज्यादातर लोग बस हेलो हाय वाले पड़ोसी थे, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन इस पूरे मामले के बाद सबके रिश्ते अचानक काफी करीब हो गए। अब रेजिडेंस ग्रुप शिकायतों और रोने धोने से भरा नहीं रहता था। वहाँ अब लोग रोजमर्रा की बातें करते थे, सोसाइटी सुधारने के आइडिया शेयर करते थे। लोग खुद से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर नजर रखने लगे, सीढ़ियों की सफाई का ध्यान रखने लगे, यहाँ तक कि नीचे वाली आवारा बिल्लियों के लिए सबने मिलकर छोटा सा शेल्टर भी बनवा दिया। और मैं पता नहीं कब पूरी बिल्डिंग का ओपिनियन लीडर बन गया। अगर मेरे घर का बल्ब खराब हो जाता और मुझे मॉडल समझ नहीं आता तो मैं ग्रुप में पूछ देता। अगर पार्किंग की कमी की बात करता तो लोग तुरंत बोलते, भाई लू आप प्रॉपर्टी वालों से बात करो ना। यहाँ तक कि आंटी ली का बेटा जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, मुझसे पूछने आया कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स अच्छा है। मैं कभी हंसता, कभी परेशान होता, लेकिन जहाँ हो सकता था मदद करता। सच कहूँ तो लोगों का भरोसा और अपनापन बुरा नहीं लगता। झांग वेई की फैमिली भी काफी बदल गई थी। उसकी बीवी अब ग्रुप में अपने महंगे पौधों की शौफ नहीं करती थी। अब वो घर की सफाई और छोटे छोटे काम के आसान टिप्स शेयर करती थी। बार नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब वीडियो पर 3000 लाइक होंगे। और हाँ, मेंबरशिप ऑन कर दी है, ज्वाइन कर लो, वहाँ तो नेक्स्ट पार्ट जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।